बच्चों, जैसे मैंने आप सभी को यही चीज बताया ना कि इसके पीछे मेन संकल्पना यही है कि जो अभिभावक होते हैं तीन, उन्हें भी समिति में रखने के पीछे एक संकल्पना ये है कि अभिभावकों के होने के नाते उस क्षेत्र के शैक्षिक विकास में विशेष रुचि रखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य। मैं आपको बच्चों ये भी बता दूं कि प्रत्येक ग्राम या समूह के निमित्त जिसके लिए संयुक्त प्रांत पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, और ग्राम शिक्षा समिति में बहुत सारे निम्नलिखित सदस्य हैं। जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान जो अध्यक्ष होता है, मैंने लिखा है, और बेसिक स्कूलों के छात्रों के 3 संरक्षक या अभिभावक गार्जियन, जिसमें एक संरक्षक महिला होती है, और इन्हें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है, चयन किया जाता है। नेक्स्ट है जो सदस्य हैं वो है ग्राम पंचायत में जितने भी बेसिक स्कूल स्थित हैं उनके वरिष्ठ जो प्रधानाध्यापक हैं, जो मुख्य अध्यापक महोदय हैं, और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से जो सबसे वरिष्ठ जो अध्यापक हैं उन्हें इस समिति का सदस्य सचिव बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। मैं आपको ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों के बारे में बच्चों लेकर के चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि ग्राम शिक्षा समिति के जो कार्य होते हैं ना, वो इस नियम के किसी अन्य उपबंधियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय ग्राम पंचायत के अधीक्षण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का संपादन करती है। कौन कौन से कार्य हैं मैं आपको बताने चल रहा हूं, याद रखिएगा बच्चों आप सभी। पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों की, याद रखिएगा, बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना। दूसरा, बेसिक स्कूलों में सतत विकास, प्रसार एवं सुधार के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार करना। तीसरा पॉइंट, पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा अभिवृद्धि और विकास करना। चौथा पॉइंट, बेसिक स्कूलों और उनके भवनों और उपकरणों में सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना। पांचवा पॉइंट, बेसिक स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के समय पालन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। छठवां पॉइंट, पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के अंदर स्थित किसी भी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए उसे छोटा से छोटा दंड, लघु दंड देने की सिफारिश करना। सातवां पॉइंट, बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार उसे सौंपे जाए, ऐसे काम किया जाए जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाए। नेक्स्ट है बच्चों, ग्राम शिक्षा समिति को प्राप्त होने वाले अनुदान, ग्रांट्स रिसीव्ड बाय विलेज एजुकेशन कमेटी। आपको बता दूं बच्चों, ग्राम शिक्षा समिति को बहुत सारे अनुदान भी मिलते हैं। जैसे पहला, विद्यालय निर्माण के लिए, दूसरा शौचालय निर्माण के लिए, तीसरा शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए, चौथा शिक्षण अधिगम उपकरण के लिए, पांचवा पेयजल व्यवस्था के लिए, छठा स्कॉलरशिप निःशुल्क गणवेश आदि के लिए, सातवां अन्य वित्तीय
हेल्प के लिए, मदद के लिए और सारी वित्तीय सहायता के लिए। ये तो हो गया उस ग्राम शिक्षा समिति को प्राप्त होने वाले अनुदान। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विलेज एजुकेशन कमेटी। ग्राम शिक्षा समिति से भी बहुत सारी निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं बच्चों। अपेक्षाएं ये हैं, जैसे ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और अपने लिए विद्यालय के कुछ कार्यों को स्वेच्छा से चुन लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बाल गणना में सहयोग देना चाहिए, जिससे ग्राम की बाल गणना सही हो सके। बच्चों की जो गणना होती है वो गलत ना दिया जाए, जो बच्चों की जो काउंटिंग हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तीसरा, बच्चों के 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए, अपनी सहभागिता देना चाहिए। चौथा, विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा धन अथवा श्रम से भी सहायता देनी चाहिए। जहां धन लगे वहां धन के लिए खड़े होना चाहिए, जहां बल लगे वहां बल के लिए भी खड़े होना चाहिए। पांचवा, मैं आपको बता दूं, ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि, इन सभी के समुचित उपयोग में हमेशा सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यापकों को नियमित उपस्थिति के संबंध में ग्राम शिक्षा समिति को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, मैं एक सुझाव मैंने लिखा है, ये तो हो गया अपेक्षाएं, और नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति के लिए सुझाव, सजेशंस फॉर विलेज एजुकेशन कमेटी। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं, याद रखिएगा आप सभी, कि अगर हम सुझाव देना चाहें तो क्या सुझाव दे सकते हैं। सुझाव तो हम ये दे सकते हैं कि प्रायः ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के सुझावों पर या तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है, या उन पर कार्रवाई करने में उतना देर हो जाता है, उतना विलंब हो जाता है कि उन सुझावों का महत्व ही अपने आप समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फलस्वरूप ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में उत्साह है, आपको उन उत्साह में कमी देखने को मिलती है, उनके उत्साह में कमी आ जाती है तथा वे विद्यालयों में रुचि लेना बंद कर देते हैं। बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में विद्यालय केवल विद्याध्ययन के ही स्थान नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें सामुदायिक विकास के केंद्र के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। और नेक्स्ट है, विद्यालय का भी ये कर्तव्य होता है कि वह समाज को नवीन विचारधारा से अवगत कराए और समाज के सक्रिय सहयोग से बालकों के सर्वांगीण विकास का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराता रहे। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों, समाज और विद्यालय में अभिन्न एक संबंध होना चाहिए, एक ऐसा संबंध जो मधुर संबंध हो, और शिक्षकों अभिभावकों के बीच विचारधाराओं का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम शिक्षा समिति को सक्रिय बनाया जाए और उसकी नियमित बैठकों को लगातार की जाए, और उसमें बहुत सारे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कुछ सुझावों पर चर्चा किया जाए। नेक्स्ट है बच्चों, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन किए जाने की बात कही गई है, जिसका कार्यकाल केवल 2 साल का है, और वो उनके कार्यकाल को 2 साल को निर्धारित करते हुए 15 सदस्यीय इस समिति में, जहां 11 अभिभावकों को सदस्य बनाने की बात कही गई, वहीं प्रधानाध्यापक महोदय को इस समिति का सचिव नियुक्त किए जाने पर भी बल दिया गया। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट के अधिकार एवं कर्तव्य।
विद्यालय प्रबंधन समिति के कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। जैसे पहला पॉइंट ले लें तो याद रखिएगा, विद्यालय के आसपास की बस्ती के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बालक विद्यालय में दर्ज हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। दूसरा, यदि वे प्रवेशित नहीं है तो उन्हें विद्यालय में अनिवार्यता एक दायित्व तो बनता है कि उनका एडमिशन कराएं, उनको प्रवेश दिलाएं। तीसरा, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षण अवधि में नियमित उपस्थिति को देखना होता है। चौथा, विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना होता है। पांचवा, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करना। छठवां, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति के सदस्यों द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। छठवां, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे यदि किन्हीं कारणों से प्रारंभिक शिक्षा से वे पीछे रहे हैं, वे छूट रहे हैं, तो उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाना। 8वां पॉइंट, अपने आसपास के निःशक्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। 9वां पॉइंट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को मॉनिटर करना। 10वां पॉइंट, आयु के अनुरूप कक्षा में बच्चों को समय सीमा में स्तर प्राप्त करने की सुविधा का मॉनिटर कराना और विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालयों में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का एक क्रियान्वयन, साफ सफाई आदि का मॉनिटर करना और उनमें सुधार करना। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून में दिए गए बच्चों के अधिकारों को सभी लोगों को सरल ढंग से अवगत कराना। नेक्स्ट, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत, इन स्तरों पर चुने गए जनप्रतिनिधियों को आरटीई के अधिकार एवं कर्तव्यों से अवगत कराना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सभी वो कर्तव्य हैं, ये सभी वो जिम्मेदारियां हैं जो निभाना चाहिए। और शिक्षक, माता पिता, संरक्षक के साथ साथ लगातार बैठकें करना, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक स्तरों पर लगातार चर्चाएं करना, शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु एक योजना बनाना, अध्यापन के दौरान शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत व्यवहार को मॉनिटरिंग करना, अध्ययन के समय बच्चों की रुचि के साथ बिना डर के गतिविधि में पार्टिसिपेट करना और उनको डराना धमकाना नहीं होना, इस बात की निगरानी करते रहना। बच्चों में प्रगतिकारक शैक्षिक गुणवत्ता पर चर्चा करना, अच्छे कार्यों के लिए शिक्षक, बच्चे और सदस्यों को प्रोत्साहित करना, विद्यालय की गतिविधियों एवं विकास के अन्य विभागों, समितियों में समन्वय करना, विद्यालय को प्राप्त होने वाली भौतिक, मानवीय और वित्तीय सुविधाओं का लेखा जोखा करना, समस्त आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा करना और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करते रहना। कोई भी शासकीय शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, इसकी भी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों, आज मैंने आप सभी को बताया है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगले टर्म में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। बच्चों इन सभी को आप नोट कर लें ध्यान से।